नमस्कार दोस्तों। मध्यकालीन भारत की दिल्ली सल्तनत में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दिल्ली सल्तनत के अंदर हमने कुतुबुद्दीन ऐबक और उसके पुत्र आराम शाह के बारे में कुछ पॉइंट पढ़े थे। कुछ क्या, लगभग सभी पॉइंट हमने क्लियर कर लिए थे। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका दास था, कैसे वो सत्ता के अंदर आता है और फिर कैसे वो पूरी सत्ता का भागीदार बन जाता है, कैसे सुल्तान बनता है, उसके बाद में कौन सुल्तान बनता है और उस सुल्तान को हटाकर कौन सुल्तान बनता है, ये सभी पॉइंट पढ़े थे। दिल्ली सल्तनत जिसका प्रथम वंश गुलाम वंश था और गुलाम वंश जिसको मामलुक वंश के नाम से, दास वंश के नाम से भी जानते हैं, इन सभी का हमने पीछे वीडियो के अंदर भी जिक्र किया था कि यदि आपको कहीं पर भी गुलाम वंश की जगह में आपको मामलुक वंश मिल जाता है तो किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। आप मामलुक वंश से परिचित रहें कि मामलुक वंश भी कहा जाता है कौन से वंश को, गुलाम वंश को। गुलाम वंश जिसकी शुरुआत होती है 1206 से और ये गुलाम वंश चलता है कब तक, 1290 तक। याद रखिएगा 84 साल तक गुलाम वंश ने लगभग शासन किया, 84 साल तक। तो गुलाम वंश की जगह आपको मामलुक वंश भी मिलता है कि मामलुक वंश के अंदर टोटल शासक कितने हुए, तो गुलाम वंश में जो शासक थे वही मामलुक वंश है। गुलाम वंश ने जितने साल तक कार्य किया, शासनकाल किया, दिल्ली की सल्तनत पर विराजमान रहा, उतने समय तक ही कौन रहा था, मामलुक वंश। क्योंकि गुलाम वंश का ही दूसरा नाम है मामलुक वंश। और गुलाम वंश को पहले दास वंश के भी नाम से जाना गया। दास वंश के नाम से इसलिए जाना जाता था क्योंकि इसके अधिकतर शासक, अधिकतर नहीं कह सकते, मात्र 3 शासक गुलाम थे और जो 8 शासक थे वो किसी के भी गुलाम नहीं होते थे। तो इसको दास वंश का नाम इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि शासक इसके 3 ही दास हुआ करते थे, जिसमें एक तो नाम आता है बलबन का, इल्तुतमिश का और जिसमें नाम आता है कुतुबुद्दीन ऐबक। ये 3 शासक दास हुए हैं गुलाम वंश के अंदर, 3, और 8 जो शासक थे वो किसी के भी गुलाम नहीं हुआ करते थे। चलिए, आज जो कुतुबुद्दीन ऐबक और आराम शाह के बारे में बात कर चुके हैं हम पहले, और आज हम बात करेंगे इल्तुतमिश और इल्तुतमिश के पुत्र के बारे में बात करेंगे और रजिया सुल्तान तक आज आपको इस वीडियो के अंदर करवाएंगे। रजिया सुल्तान कैसे बनती है वो भी इस वीडियो के अंदर बताएंगे। उससे पहले हम जो शुरुआत करेंगे वो इल्तुतमिश से करेंगे। इल्तुतमिश के बारे में पढ़ेंगे, इल्तुतमिश कब सुल्तान बनता है और इल्तुतमिश कब तक सुल्तान के पद पर रहता है। आपने जो सल्तनत काल के अंदर इल्तुतमिश जब सुल्तान रहा तो उसने क्या क्या कार्य किए थे ये भी हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। इल्तुतमिश सुल्तान कैसे बनता है, किसका दास था, कब इसने दासता स्वीकार करी थी और इसने मंगोल आक्रमणकारियों से दिल्ली को कैसे बचाया था, किसका क्या संबंध था और इसके जो प्रतिद्वंदी थे, इसके जो विद्रोही थे, इसके राज्य में जो प्रमुख विद्रोही थे, 2 हुआ करते थे प्रमुख प्रतिद्वंदी, उनका भी जिक्र इस वीडियो के अंदर करेंगे। आप लगातार हमारे साथ में ये वीडियो देखते रहें और एंड तक बने रहें। चलिए हेडिंग डाल लेते हैं इल्तुतमिश। इल्तुतमिश, ये आप हेडिंग डाल लीजिए अपनी पुस्तक के अंदर, आप जो भी नोट्स बनाते हैं उसके अंदर इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के पॉइंट की बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि इल्तुतमिश कब से कब तक सुल्तान रहा था, तो 1210 से लेकर 1236 तक। 1210 से लेकर और कब तक रहा था, 1236 तक ये सुल्तान रहा था। और 1236 में सुल्तान बनता है फिरोज शाह, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, लेकिन उसको हटाकर सुल्तान बन जाती है रजिया। ये सभी पॉइंट आज इस वीडियो के अंदर देखेंगे। इल्तुतमिश के पॉइंट की बात करें, इल्तुतमिश का अर्थ क्या होता है, तो आपने याद रखना है इल्तुतमिश का अर्थ होता है साम्राज्य का स्वामी। ये इल्तुतमिश का अर्थ होता है। बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, बिल्कुल आराम से, नॉर्मल तरीके, बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ेंगे ताकि कोई भी पॉइंट आपका ना छूट पाए। इल्तुतमिश का अर्थ होता है साम्राज्य का स्वामी। चलिए कोई बात नहीं है। नेक्स्ट जो पॉइंट बनता है, यह एक न्यायप्रिय शासक था। नोट कीजिएगा, यह एक न्यायप्रिय शासक था। न्यायप्रिय शासक था इल्तुतमिश का। यह हमें कैसे पता चला है, क्योंकि बुकों के अंदर लिखा हुआ है। बुकों के अंदर लिखा हुआ है कि यह एक न्यायप्रिय शासक था। इसमें कोई चिंतन का विषय नहीं है। लेकिन बुकों वालों को या जो भी पब्लिशर है, पब्लिशिंग कंपनियां हैं, उनको कैसे पता चला, पब्लिकेशन वालों को, कि यह एक न्यायप्रिय शासक था, तो आपने याद रखना है इब्न बतूता। इब्न बतूता, इब्न बतूता का आपने नाम सुना होगा। एक मोरक्को देश का रहने वाला था, मोरक्को देश का, और ये एक अरबी लेखक, विद्वान
और एक यात्री था। मुसलमान यात्रियों में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा जो यात्री हुआ करता था वो कौन हुआ करता था? इब्न बतूता। मुसलमान यात्रियों में सबसे प्रभावशाली जो यात्री था वो कौन हुआ करता था? इब्न बतूता। इब्न बतूता कौन से देश से था? मोरक्को देश से, और यह एक अरबी लेखक और विद्वान यात्री था। इब्न बतूता ने इस बात का जिक्र किया है कि जो इल्तुतमिश है ये एक न्यायप्रिय शासक था। ये हमें इब्न बतूता के अकॉर्डिंग ही पता चलता है। अब इब्न बतूता ने इसके बारे में आगे क्या बताया कि न्यायप्रिय शासक था, तो जनता को इससे न्याय की क्या उम्मीद रहती थी इल्तुतमिश से, और ये जनता को कैसे न्याय देता था। इन्होंने बताया इल्तुतमिश का जो राजमहल था, इल्तुतमिश का जो राजमहल था जहां इल्तुतमिश निवास करता था, उस राजमहल के दरवाजा, जो मुख्य दरवाजा है, उसके मुख्य दरवाजे के ऊपर संगमरमर से दोनों तरफ शेर की बनी हुई मूर्तियां लगी हुई थी। इल्तुतमिश, ये इब्न बतूता बताता है कि यह एक न्यायप्रिय शासक था और इसका जो राजमहल था इल्तुतमिश का, उसके मुख्य दरवाजे के ऊपर दोनों तरफ शेर की मूर्तियां बनी हुई थी, और उन शेर की मूर्तियों के अंदर जो गले के अंदर क्या बंधी हुई थी शेर की मूर्तियों के गले में, तो आपने याद रखा घंटी। यदि इल्तुतमिश से कोई भी जनता के मध्य से व्यक्ति आता है, जनता के मध्य से, या जनता यदि न्याय चाहिए, यदि किसी भी व्यक्ति को इल्तुतमिश के शासनकाल में न्याय चाहिए, तो वो इस शेर की घंटी को आकर बजाए, इस शेर की घंटी को आकर बजाए, उसको न्याय अवश्य मिलेगा। लेकिन न्याय मांगने वाला व्यक्ति जो शेर के गले की घंटी बजा रहा है, उसने कैसे वस्त्र धारण करने हैं, तो लाल वस्त्र धारण किए हुए वो होना चाहिए। ये इसकी एक प्राइवेसी थी, प्राइवेसी हुआ करती थी कि जो भी न्याय चाहिए किसी व्यक्ति को, तो लाल वस्त्र धारण करके, और राजमहल जो है, महल है, उसके दोनों तरफ जो संगमरमर की मूर्तियां हैं शेर की, उन घंटी बजा दे, शेर के गले के अंदर जो घंटियां लगी हुई है उन घंटियों को बजा दे, उसको न्याय अवश्य मिलेगा। देखिए एक बार फिर से आराम से पढ़ेंगे, बिल्कुल कोई किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। देखें, इल्तुतमिश एक न्यायप्रिय शासक था। इब्न बतूता ने बताया है कि इल्तुतमिश का जो महल था, उस महल के दोनों तरफ शेर बने हुए थे। महल का जो मुख्य दरवाजा था, दोनों तरफ शेर बने हुए थे, और शेर के गलों के अंदर जो गले थे उनके अंदर घंटियां बंधी हुई थी। शेर के गले थे, उनके अंदर घंटियां बंधी हुई थी। और यदि जनता के अंदर किसी को भी किसी प्रकार का दिक्कत है, या उसके ऊपर कोई अत्याचार होता है, या शांति व्यवस्था कोई भंग करता है, या कोई भी किसी प्रकार का अत्याचार सह रहा है, और यदि उसको न्याय चाहिए, तो जो राजमहल के मुख्य दरवाजे पर जो शेर बने थे, उनके गले के अंदर जो घंटियां बजी थी, उन घंटियों को आकर बजाए। लेकिन उसकी प्राइवेसी क्या होती थी कि जो न्याय मांगने वाला व्यक्ति है, न्याय मांगने वाला व्यक्ति, उसके कपड़े कैसे होने चाहिए, या कपड़े कैसे पहने हुए होना चाहिए, वो व्यक्ति लाल वस्त्र वो पहना हुआ होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इल्तुतमिश है, ये एक इल्बरी तुर्क था। इल्तुतमिश है, ये एक इल्बरी तुर्क हुआ करता था। इल्बरी तुर्क हुआ करता था, याद रखिएगा। इल्बरी किसका नाम था? तो ये इल्बरी एक जनजाति का नाम था, ये आपने याद रखना है। इल्बरी एक जनजाति का नाम था। इल्तुतमिश एक इल्बरी तुर्क था, और इसके फादर हुआ करते थे इमाम खां। इल्तुतमिश के जो फादर थे, जिसका नाम क्या था? इमाम खां, ये इल्बरी जनजाति का सरदार था। इल्बरी जो जनजाति है उसका सरदार हुआ करता था। ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट है, ये आप नोट करिएगा। इल्तुतमिश एक इल्बरी तुर्क था, बहुत अच्छा, क्लियर है। इल्तुतमिश के जो फादर थे वो इमाम खां थे, और इमाम खां इल्बरी जनजाति का सरदार हुआ करता था। इल्बरी एक जनजाति का नाम है, ये भी आपने पॉइंट याद रखना है। उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट बनता है, वो पॉइंट बनता है इल्तुतमिश जो है ये शमसी वंश से संबंधित था। कौन से वंश से? शमसी वंश से संबंधित था, और इसी कारण आगे जो वंश चला था इसका, उसका नाम क्या पड़ा था? शमसी वंश पड़ा था। ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एसएससी पूछ सकता है इस क्वेश्चन को। इल्तुतमिश कौन से वंश से संबंधित था? तो आपने याद रखना शमसी वंश से संबंधित था, और आगे चलकर इस वंश का नाम भी क्या पड़ा था? इसके वंश का नाम तो शमसी वंश पड़ा था। चलिए ये नोट कर लीजिए तुरंत, बहुत अच्छे पॉइंट है। अब इल्तुतमिश दिल्ली की जो सुल्तान की गद्दी है, उस गद्दी तक कैसे पहुंचता है वो हम बताएंगे। हालांकि इल्तुतमिश में काबिलियत की कोई कमी नहीं थी। इल्तुतमिश अच्छा एक शक्तिशाली व्यक्ति हुआ करता था, काबिलियत से भरपूर व्यक्ति हुआ करता था, इसी कारण वो दिल्ली का सुल्तान बना था।
वरना ऐसा नहीं है कि किसी को भी उठाकर दिल्ली का सुल्तान बना दिया हो। चलिए, इल्तुतमिश कैसे दिल्ली के सुल्तान पद तक पहुंचा था ये देखते हैं। इल्तुतमिश की काबिलियत से प्रभावित हुआ करते थे दो व्यक्ति, जिसमें नाम आता मोहम्मद गोरी और कुतुबुद्दीन ऐबक। ये मोहम्मद गोरी है, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, महमूद गजनवी नहीं समझना आपने, और ना ही महात्मा गांधी समझना है, और ना ही महादेव गोविंद रानडे समझना है। मोहम्मद गोरी और कुतुबुद्दीन ऐबक दोनों इल्तुतमिश की जो काबिलियत है, इल्तुतमिश के अंदर जो काबिलियत थी उससे प्रभावित है। मोहम्मद गोरी ने तो इल्तुतमिश की काबिलियत से प्रभावित होकर उसको अमीरुल उपमा की अमीरुल उमरा की उपाधि भी दी थी। याद रखिएगा, जो अमीरुल उमरा की उपाधि है ये इल्तुतमिश को किसने दी थी? मोहम्मद गोरी ने। और किस कारण दी थी? इसकी काबिलियत से प्रभावित होकर इसको ये उपाधि दी गई थी। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इल्तुतमिश किसका दास था? तो इल्तुतमिश आपने याद रखना है कुतुबुद्दीन ऐबक का दास हुआ करता था। अब हम जिक्र करेंगे कैसे दिल्ली की राजगद्दी तक पहुंचता है इल्तुतमिश। चलिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश की काबिलियत को देखते हुए अपने दास के रूप में स्वीकार करने का फैसला लिया। और एक टाइम ऐसा आया कि गुजरात आक्रमण के समय, एक टाइम ऐसा आता है कि गुजरात आक्रमण के समय कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश को खरीद लेता है, दास के रूप में खरीद लेता है। और वो घटना कब की है? 1197 के अंदर। 1197 में गुजरात आक्रमण के समय कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश को खरीद लेता है। ये आपने याद रखना है। इल्तुतमिश की काबिलियत से प्रभावित होकर, नेक्स्ट पॉइंट आपने नोट करना है, इल्तुतमिश की काबिलियत से प्रभावित होकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको इक्तेदार का पद दिया, इक्तेदार बना दिया। कुछ ही समय में इल्तुतमिश की काबिलियत से प्रभावित होकर, जो दास था उसकी काबिलियत से प्रभावित होकर इसे इक्तेदार का पद दिया, इक्तेदार बना दिया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसको? इल्तुतमिश को। उसके बाद में दिल्ली के अंदर इल्तुतमिश जो है, दिल्ली के अंदर इल्तुतमिश जल्द ही कुतुबुद्दीन ऐबक का विश्वास पात्र बन गया। इल्तुतमिश है ये जल्द ही दिल्ली के अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक का विश्वास पात्र बन गया। और विश्वास पात्र बनने के बाद में जो उपलब्धियां इसने हासिल की उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है। दिल्ली के अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक का बहुत जल्दी विश्वास पात्र बन गया था इल्तुतमिश। या हम ये भी कह सकते हैं कि दिल्ली के अंदर इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का बहुत जल्दी क्या बन गया? विश्वास पात्र बन गया। और विश्वास पात्र बनने के बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको, किसको? इल्तुतमिश को सर जानदार की उपाधि दी, सर जानदार की उपाधि दी। अब ये सर जानदार की उपाधि क्या थी? तो आपने याद रखना है, शाही अंगरक्षकों का सरदार, शाही अंगरक्षकों का सरदार नियुक्त किया, का सरदार। सरजानदार का अर्थ समझ जाएंगे ना? अब आप क्लियर हो जाना चाहिए, ये क्लियर है। सरजानदार का अर्थ क्या होता था? शाही अंगरक्षकों का सरदार नियुक्त किया। देखिए एक बार इस लाइन को फिर से हम समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आराम से पढ़ेंगे, दिल और दिमाग थाम कर बैठे रहिए। दिल्ली के अंदर इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का बहुत जल्दी विश्वास पात्र बन गया। देखिए किसी के अंदर काबिलियत होती है ना, उसी के ऊपर वो बहुत जल्दी विश्वास पात्र बनता है। काबिलियत इसके अंदर थी, वो गुण गट्स इसके अंदर थे। किसके अंदर? इल्तुतमिश के अंदर। और इल्तुतमिश बहुत जल्दी कुतुबुद्दीन ऐबक का विश्वास पात्र बन जाता है। हालांकि सबसे पहले इसने दास के रूप में खरीदा था, दास के बाद में इसे इक्तदार बना दिया गया। उसके बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे सर जानदार की उपाधि दी। और सर जानदार की उपाधि का अर्थ क्या था? शाही अंगरक्षकों का सरदार नियुक्त कर दिया। हालांकि इसकी प्रशासनिक क्षमता को देखकर, हालांकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी प्रशासनिक क्षमता को देखकर, किसकी प्रशासनिक क्षमता को देखकर? इल्तुतमिश प्रशासनिक क्षमता को देखकर अनेक महत्वपूर्ण पद दिए, अनेक महत्वपूर्ण पद दिए थे। और इसे अमीर ए शिकार भी नियुक्त किया था, अमीर ए शिकार भी नियुक्त किया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार फिर से समझने की कोशिश कीजिए। सरजानदार की उपाधि दी, शाही अंगरक्षकों का सरदार नियुक्त किया। उसके बाद में इसकी प्रशासनिक क्षमता को देखकर, इसकी प्रशासनिक क्षमता को देखकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने अनेक इससे महत्वपूर्ण पद दिए, जिसमें एक पद हुआ करता था अमीर ए शिकार का पद दिया था। यह आपने क्वेश्चन याद रखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। समझ में आ रहा है ना? बहुत आसान है, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से पढ़ेंगे, एकदम जहर तरीके से, कोई किसी प्रकार का दिक्कत आपको आए नहीं। तुरंत नोट करें, नोट कर लिया होगा, साथ के साथ में नोट कर लें। नहीं, देखिए बूंद बूंद से सागर भरता है,
कहानी सुनी थी ना, वो हकीकत में ही होती है। आज नोट नहीं करेंगे, कल नहीं करेंगे, परसों नहीं करेंगे, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि नोट करना आपके लिए बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा फिर। और यदि आज कर लिया थोड़ा सा कल कर लेंगे, थोड़ा सा परसों कर लेंगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको भविष्य में कोई बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आप साथ के साथ में नोट करते रहें। सरकार आपके भले के लिए जल्दी वैकेंसी लेकर आएंगी और आप नौकरी लगेंगे यदि पढ़ेंगे तो। कोई रोक नहीं सकता, किसी में दम नहीं है जो आपको नौकरी से रोक दे, यदि आप पढ़ते हैं तो, और आप पढ़ ही रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब पॉइंट हो गया था, प्रशासनिक पद वगैरह इसको दिया गया था, और शाही अंगरक्षक भी बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ये याद रखना है। लेकिन एक समय ऐसा आया 1205 के अंदर, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ये कुतुबुद्दीन ऐबक शॉर्ट फॉर्म है भाई, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे अपनी दास्ता से मुक्त कर दिया, दास्ता से मुक्त कर दिया था, ये याद रखना आपने। 1205 के अंदर इल्तुतमिश को दास्ता से मुक्त कर दिया जाता है, और दास्ता से मुक्त कौन करता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। दास्ता से मुक्त करने के बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक को बदायूं का प्रशासक बनाया जाता है। याद रखिएगा ये आप, इल्तुतमिश को जब दास्ता से मुक्त किया गया था, कब? तो आपने याद रखना 1205 में। तो उस समय जब दास्ता से मुक्त कराया गया तो इसे बदायूं का प्रशासक बना दिया गया। बदायूं का प्रशासक के साथ साथ में कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह भी किससे कर दिया था? तो आपने याद रखना है, इल्तुतमिश से अपनी पुत्री का विवाह भी किया था। ये आपने याद रखना है, बहुत अच्छा पॉइंट है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बदायूं का प्रशासक नियुक्त किया और इल्तुतमिश से अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था। अब शुरुआत होती है इल्तुतमिश के सुल्तान बनने की कहानी जो हमने पढ़ी है। उसके बाद में अब ये कहानी शुरुआत होती है कि इल्तुतमिश ने सुल्तान बनने के बाद में क्या क्या कार्य किया था, कैसे भारत को मंगोल आक्रमणकारियों से बचाया था, इल्तुतमिश का प्रतिद्वंदी कौन होता था, किस चीज किसने स्थापना की थी, किस चीज का ये जनक माना जाता है, इन सभी की शुरुआत होती है। चलिए अब शुरुआत करते हैं। देखें, इल्तुतमिश सुल्तान बनता है 1210 के अंदर, और इल्तुतमिश सुल्तान रहता है 1236 में, नो डाउट। 1206 के अंदर सुल्तान बनता है कौन? तो आपने याद रखना है, कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन ऐबक की डेथ हो जाती है कब? 1210 के अंदर। ऐबक 1206 के अंदर सुल्तान बनता है और ऐबक की डेथ हो जाती है 1210 में, और 1210 में शासक बनता है आराम शाह। सुल्तान बना आराम शाह, लेकिन आराम शाह को गद्दी से हटाकर आराम शाह की हत्या करके सुल्तान बनता इल्तुतमिश, और कब तक रहता है? 1210 से 1236। नेक्स्ट पॉइंट इल्तुतमिश के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? भारत में वास्तविक जो दिल्ली सल्तनत है या तुर्की जो सल्तनत है, उसका प्रमुख माना जाता है किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। यह आपने याद रखिएगा। भारत में वास्तविक तुर्की साम्राज्य का संस्थापक, भारत में वास्तविक तुर्की साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो आपने याद रखना है, इल्तुतमिश को माना जाता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में वास्तविक मुस्लिम प्रभुसत्ता, भारत में वास्तविक मुस्लिम प्रभुसत्ता का वास्तविक शासक किसे माना जाता है? इल्तुतमिश को। एक क्वेश्चन आपने याद रखना है, भारत में वास्तविक तुर्की साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? इल्तुतमिश को। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? इल्तुतमिश को। वास्तविक मुस्लिम प्रभुसत्ता का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? इल्तुतमिश को। तीनों पॉइंट अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए आप अपनी पुस्तक के अंदर। उसके बाद में बगदाद के खलीफा से मान्यता प्राप्त करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो आपने याद रखना, इल्तुतमिश। बगदाद के खलीफा से मान्यता प्राप्त करने वाला प्रथम सुल्तान हुआ करता था इल्तुतमिश। उसके बाद में दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक, ये नोट कर लीजिए, नोट कीजिएगा, दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक जिसने सुल्तान की उपाधि धारण करके, दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक जिसने सुल्तान की उपाधि धारण करके स्वतंत्र सल्तनत की स्थापित की थी या स्वतंत्र सल्तनत की स्थापना की थी, कौन हुआ करता था? इल्तुतमिश। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान
जिसने सुल्तान की उपाधि धारण करके, या दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक जिसने सुल्तान की उपाधि धारण करके स्वतंत्र सल्तनत स्थापित की, कौन हुआ करता था? इल्तुतमिश हुआ करता था। और इन्होंने स्वतंत्र सल्तनत की जो स्थापना की थी वो कब की थी? 1229 के अंदर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार फिर से नोट कीजिएगा, ये एक बार फिर से नोट करें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन वो एक बार फिर से हम समझते हैं, क्योंकि कोई भी पॉइंट हम नहीं छोड़ना चाहते हैं। दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक, दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक जिसने सुल्तान की उपाधि धारण करके, सुल्तान की उपाधि धारण करके और स्वतंत्र सल्तनत स्थापित की, कौन हुआ करता था? इल्तुतमिश। और स्वतंत्र सल्तनत कब स्थापित की थी? 1229 के अंदर इन्होंने स्वतंत्र सल्तनत स्थापित की थी। ये क्वेश्चन आपने याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। लगातार लगातार आप देखते रहिए, मजा आएगा आपको अच्छे तरीके से। नोट कर लीजिए, साथ के साथ में सभी पॉइंट आपको बैक टू बैक क्लियर होने चाहिए, साथ के साथ में नोट करते रहे, कोई किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि इसने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाया था। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा करवाया था? तो आपने याद रखना, इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार सभी को मालूम है कि दिल्ली के अंदर है, ये हम पहले वीडियो के अंदर बता चुके हैं। लेकिन कुतुब मीनार किसकी याद में बना है? कुतुब मीनार है ये किसकी याद में बना है? कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाया किसने? इल्तुतमिश ने। लेकिन कुतुब मीनार के अंदर नाम आता है फिरोज शाह तुगलक का। वो जब फिरोज शाह तुगलक बताएंगे तो उसका क्या नाम आता है, कौन सी मंजिल उसने बनवाई थी, ये भी हम आपसे बताएंगे। लास्ट मंजिल में जिक्र होता है फिरोज शाह तुगलक का। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि कुतुब मीनार किसकी याद में बना है? कुतुब मीनार किसकी याद में बना है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए कि कुतुब मीनार जो दिल्ली के अंदर है वो किसकी याद में बना है। ये इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें, बहुत अच्छा लगेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो कुतुब जो इल्तुतमिश था, इल्तुतमिश जिसने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाया था जो दिल्ली के अंदर है। क्वेश्चन आपसे ये है कि ये जो कुतुब मीनार है ये किसकी याद में बना है? ये क्वेश्चन आप आंसर लिखिएगा कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इल्तुतमिश ने एकता व्यवस्था की शुरुआत की थी। एकता व्यवस्था की शुरुआत की थी, इल्तुतमिश ने एकता व्यवस्था की शुरुआत की थी। अब एकता व्यवस्था होती क्या है, या एकता कौन सी भाषा का शब्द है, या एकता का अर्थ क्या होता है वो समझे। एकता जो है ये एक अरबी भाषा का शब्द है। एकता जो है ये कौन सी भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। और जिसका अर्थ क्या होता है? तो जिसका अर्थ होता है भूमि। देखिए एक बार फिर से आप समझने की कोशिश कीजिए, जो ये है एकता व्यवस्था, ये एकता व्यवस्था है क्या, या इसके ऊपर हमने विशेष रूप से फोकस डाला हुआ है एकता व्यवस्था के बारे में। एकता व्यवस्था क्या है तो आप देखें, एकता व्यवस्था क्या है या एकता शब्द क्या है वो एक बार देखें। एकता अरबी भाषा का शब्द है और एकता का अर्थ क्या होता है? भूमि होता है। ये कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार का, अच्छा क्वेश्चन है। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि एकता व्यवस्था क्या थी? एकता व्यवस्था सैनिक व गैर सैनिक जो अधिकारी थे, सैनिक व गैर सैनिक अधिकारी थे, वो नगद वेतन के बदले भूमि ले सकते थे। क्या ले सकते थे? भूमि, जमीन ले सकते थे। ये एकता व्यवस्था थी। या जो सैनिक और गैर सैनिक है उनको नगद वेतन के बदले भूमि प्रदान की जा सकती थी। ये एकता व्यवस्था के अंदर प्रावधान था। अब आपसे पूछेगा कि एकता व्यवस्था क्या थी तो आप बताएंगे एकता अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है भूमि, और एकता व्यवस्था के अंदर सैनिक और गैर सैनिक अधिकारी थे, वो नगद वेतन के बदले क्या ले सकते थे? तो आपने याद रखना है नगद वेतन के बदले भूमि ले सकते थे, या उनको नगद वेतन के बदले भूमि दी जा सकती थी। तो ये आपने याद रखना है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़े। एक बार फिर से समझे, एकता व्यवस्था के अंदर जो सैनिक है और गैर सैनिक अधिकारी है वो नगद वेतन के बदले उनको भूमि देने का प्रावधान था। यदि कोई नगद वेतन नहीं लेना चाहता है, सैलरी नहीं लेना चाहता है, तो भूमि भी ले सकता है। इसके काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं। क्या पता उस समय जो भूमि थी वो अनुपजाऊ थी, क्या पता उस भूमि के अंदर कुछ होता नहीं था, और क्या पता उस भूमि के ऊपर अपनी जो सत्ता है वो वास्तविक सत्ता है वो लगातार काबिज रखने के लिए सुल्तान ने इस प्रकार का फैसला लिया हो। काफी इसके महत्वपूर्ण पॉइंट निकलते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद में देखें नेक्स्ट पॉइंट, इल्तुतमिश है इसने चांदी का टका,
इल्तुतमिश जो है इसने चांदी का टका और तांबे का जित्तल चलाया था। इसने चांदी का टका और तांबे का क्या चलाया था? जित्तल चलाया था। बहुत अच्छा पॉइंट है। इल्तुतमिश ने चांदी का टका और तांबे का जित्तल चलाया था और दिल्ली के अंदर टकसालें स्थापित की थी। टकसालें क्या होती है? टकसाल जहां पर सिक्कों को ढाला जाता है, जहां पर सिक्कों को ढाला जाता है उसी स्थान को टकसाल के नाम से जानते हैं। याद रखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चांदी का टका और तांबे का जित्तल चलाया था किसने? इल्तुतमिश ने। और दिल्ली के अंदर टकसालें स्थापित की थी। ऐसा भारत के इतिहास में पहली बार हुआ था जब सिक्कों के ऊपर उस टकसाल का नाम लिखा जाता था। सिक्कों के ऊपर नाम लिखने का जो प्रचलन है या वो चलन है वो किसके शासनकाल के दौरान शुरू हुआ था? इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान। जो सिक्के निकलते थे और उन सिक्कों के ऊपर जो टकसाल, जिस टकसाल से वो सिक्के निकले उस टकसाल का नाम होता था। ऐसा भारत के इतिहास में पहली बार हुआ था जब सिक्कों के ऊपर टकसाल का नाम होता था। ये क्वेश्चन आपने याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इल्तुतमिश ने चांदी का तो टका और तांबे का जित्तल निकाला, टकसालें स्थापित की दिल्ली के अंदर, और जहां से जिस टकसाल से जो सिक्के निकलते थे उनके ऊपर उस टकसाल का नाम होता था। लेकिन इसके जो सिक्के निकलते थे उस सिक्कों के ऊपर भगवान शिव की नंदी और चौहान घुड़सवार, उन सिक्कों के ऊपर चौहान घुड़सवार अंकित होते थे। ये आपने याद रखना है, शिव की नंदी और चौहान घुड़सवार अंकित होते थे। लेकिन एक बार हुआ क्या कि इल्तुतमिश है ये इसने ग्वालियर को जीता था। ग्वालियर विजय अभियान के दौरान जो सिक्के निकले थे उनके ऊपर रजिया सुल्तान का नाम होता था। किसका नाम होता था? रजिया सुल्तान। अत्यधिक प्रेम करता था रजिया सुल्तान से, अपनी पुत्री से। ये इसकी पुत्री थी, हालांकि इसकी वाइफ तो शाह तुर्कन थी। इल्तुतमिश की वाइफ है वो शाह तुर्कन थी, लेकिन रजिया इसकी पुत्री हुआ करती थी। अत्यधिक प्रेम करता था अपनी पुत्री से और वो ये चाहता भी यही था कि वो मरने के बाद में उसकी जो सत्ता है वो कौन संभाले? रजिया सुल्तान संभाले, उसकी पुत्री संभाले। लेकिन तुर्क ऐसा नहीं चाहते थे, वो हम बताएंगे रजिया सुल्तान जब करवाएंगे उस समय। तो ये क्वेश्चन आपने याद रखना है। चांदी का टका और तांबे का जित्तल निकाला, टकसालें स्थापित की और सिक्कों के ऊपर टकसाल के नाम लिखे जाने लगे। इनके सिक्कों के ऊपर शिव की नंदी, चौहान घुड़सवार अंकित होते थे और ग्वालियर विजय अभियान के दौरान इसने रजिया सुल्तान का नाम भी लिखवाया था सिक्कों के ऊपर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है ना? अच्छे तरीके से पढ़े, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से पढ़ाएंगे, अच्छे तरीके से। नोट कर लिया होगा साथ के साथ में? नोट कर रहे हैं ना? हाँ, तो नोट करते रहे। चलिए बहुत अच्छे। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखें। इल्तुतमिश ने अपने साम्राज्य को, नेक्स्ट पॉइंट ये आपने याद रखना है, इन्होंने अपने साम्राज्य को, इन्होंने मतलब इल्तुतमिश, समझ आइए, आप समझदार लोग हैं, आप बहुत कुछ समझते हैं। ना समझने की चीजें ना वो भी समझ जाते हैं, तो ये तो पढ़ाई की चीजें हैं, इसको तो समझ ही जाएंगे। इल्तुतमिश ने अपने साम्राज्य को सुदृढ़ तरीके से चलाने के लिए इसने एक दल का गठन किया। इल्तुतमिश ने अपने साम्राज्य को सुदृढ़ तरीके से, अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए एक दल का गठन किया और उस दल के अंदर 40 सदस्य थे। और ये जो 40 सदस्य थे ये 40 अमीर, इसे अमीर भी कहा गया है, 40 अमीर होते थे। और ये जो 40 सदस्यों वाला दल था इसे किस नाम से जाना गया था? दल चालीसा के नाम से। दल चालीसा के नाम से जाना गया था। कहने का मतलब इसे चहलगानी के नाम से जाना गया था। अब ये 40 दल क्या था? 40 सदस्य थे, इसे 40 अमीरों का दल भी कहा गया है। 40 अमीरों का दल भी कहा गया है। ये कार्य क्या करता था? चहलगानी क्या था? किसने शुरुआत की थी? ये क्वेश्चन आपके जहन में, आपके माइंड में, आपके दिल और दिमाग में आने चाहिए, और ये क्वेश्चन आएंगे तभी आपकी बात बन पाएगी। देखें, इल्तुतमिश अपने साम्राज्य को सुदृढ़ तरीके से चलाना चाहता था और वो ये चाहता था कि सुल्तान तो मैं रहूं,
लेकिन उसके साथ में मेरे को, जैसे अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह भारत के गृह मंत्री हैं, इनके पास में ये कोई है कि सारे देश को नरेंद्र मोदी हैंडल कर रहा है। इनके जो आईएएस अधिकारी है, इनके पास में जितने भी आईएएस अधिकारी वो सारा कामकाज देखते हैं। तो इसी प्रकार से इल्तुतमिश ने भी सुल्तान बनने के बावजूद एक 40 दल का गठन किया। उस 40 दल के अंदर 40 व्यक्ति थे और उस 40 दल को चहलगानी के नाम से या 40 अमीरों का दल के नाम से भी जानते हैं। और वो 40 दल के अंदर जो 40 अमीर थे, 40 लोग थे, 40 तुर्की अधिकारी थे, उन अधिकारियों को अन्य अन्य पद पर नियुक्त किया गया था। जैसे बस आप वर्तमान यदि भारत की बात करें तो इसके अंदर आप तुलना कर सकते हैं आईएएस अधिकारियों से। यदि आप भारत के प्रधानमंत्री हैं तो आप ये सब कुछ नहीं चला सकते, आपके पास में आईपीएस और आईएएस अधिकारी होंगे, वो सारा कामकाज आपका देखेंगे। तो इसी प्रकार से उसने 40 अधिकारियों का एक दल बनाया था, वो सारा कामकाज देखता था। और ये दल इसलिए बनाया था ताकि राज्य को, जहां पर वो जो सुल्तान दिल्ली की सत्ता को सुदृढ़ तरीके से चला सके, अपने राज्य को सुदृढ़ तरीके से चला सके, जिसमें किसी प्रकार की कोई कमी बेसी ना रहे, इसलिए उसने इस चहलगानी का गठन किया था। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखें। नेक्स्ट पॉइंट, इसने मंगोल जैसे शक्तिशाली आक्रमणकारियों से दिल्ली को बचाया था। मंगोल जैसे शक्तिशाली आक्रमणकारियों से दिल्ली को बचाया था। देखिए, मंगोल जैसे शक्तिशाली आक्रमणकारियों को दिल्ली से बचाया था किसने? तो आपने याद रखना, इल्तुतमिश ने। ये क्वेश्चन आपने याद रखना है। इल्तुतमिश ने मंगोल जैसे शक्तिशाली आक्रमणकारियों से दिल्ली को बचाया था। कैसे बचाया था, क्या प्रावधान था, क्या पॉइंट था, वो एक बार देखें। हुआ क्या, खवारिजम एक जगह पड़ती है, खवारिजम, और खवारिजम का जो राजकुमार था, खवारिजम का राजकुमार जिसका नाम था जलालुद्दीन मुगबरनी, ये खवारिजम का राजकुमार था जलालुद्दीन मुगबरनी। और इनके जो फादर थे वो, उसका नाम था खवारिजम शाह के नाम से इसके फादर को जानते हैं। मंगोल शक्तिशाली आक्रमणकारियों से दिल्ली को इल्तुतमिश ने कैसे बचाया था, उसके पॉइंट की हम बात कर रहे थे। खवारिजम का राजकुमार जलालुद्दीन मुगबरनी और मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खा की पुत्री के बीच में, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खा की पुत्री के बीच में प्रेम प्रसंग था। ये आपने याद, प्रेम प्रसंग को तो साधारण भाषा में आप अच्छे तरीके से समझते होंगे समझते होंगे ना, हाँ, समझदार लोग हैं सभी। चलिए, खवारिजम का राजकुमार जलालुद्दीन मुगबरनी और चंगेज खा की जो पुत्री थी, उसके बीच में, इन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग था। अब प्रेम प्रसंग था, अच्छे तरीके से सब कुछ चल रहा था, लेकिन इसका पता किसको लग जाता है? चंगेज खा को लग जाता है। अब चंगेज खा को पता लग जाता है कि जो हमारी पुत्री है उसका जो प्रेम प्रसंग चल रहा है वो जलालुद्दीन मुगबरनी से चल रहा है। अब इस बात का पता जलालुद्दीन मुगबरनी को भी लग गया कि जो प्रेम प्रसंग की बातें हैं ना, ये पता चल गई चंगेज खा को। तो चंगेज खा के आक्रमण से भयभीत होकर जलालुद्दीन मुगबरनी पंजाब की तरफ भागा। चंगेज खा के आक्रमण से भयभीत होकर जलालुद्दीन जो मुगबरनी है ये पंजाब की तरफ भागा। इसका पीछा करते करते चंगेज खा भी भागा इसके पीछे पीछे पंजाब की तरफ। और चंगेज, ये घटना है 1220 और 1221 के बीच की घटना है, ये याद रखेगा। और ये जो चंगेज खा है ये इसका पीछा करते करते जलालुद्दीन मुगबरनी का सिंधु नदी तक आ पहुंचा। और सिंधु नदी के पहुंचने के बाद में, सिंधु नदी पर आने के बाद में, इन्होंने इल्तुतमिश के पास में दिल्ली की सत्ता पर जो काबी शासक था उसके पास में इन्होंने संदेश भिजवाया कि जलालुद्दीन मुगबरनी ये घटना करके आया है, और जलालुद्दीन मुगबरनी को आप अपने महल के अंदर, या आप उसके साथ में रहना नहीं, आप अपने महल के अंदर उसको नहीं एंट्री कर सकते, या आप महल के अंदर नहीं रख सकते, या उसकी मदद नहीं कर सकते, और यदि आप मदद करेंगे तो आपका भी बुरा नतीजा होगा। इस प्रकार से उसने कहा अपने पत्र के अंदर। देखिए, जलालुद्दीन मुगबरनी पंजाब की तरफ भागा था, चंगेज खा उसका पीछा करते करते ये भी पंजाब की तरफ भागा। ये बात है 1221 और 1220 के समथिंग की बातें हैं। चंगेज खा सिंधु नदी तक पहुंच जाता है। सिंधु नदी से पहुंचने के बाद में दिल्ली के सुल्तान को पत्र लिखता है कि जलालुद्दीन मुगबरनी आपके दरबार में आएगा।
वो आपसे मदद की मांग करेगा, लेकिन आप उनसे मदद मत कर देना, वरना आप भी सत्ता से हाथ धो बैठेंगे। मंगोल आक्रमणकारी बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे, इनका डर इल्तुतमिश को भी था, और जैसा चंगेज खान ने कहा था वैसा ही हुआ। कुछ समय के बाद में जलाउद्दीन मुगवर्नी इल्तुतमिश के दरबार में पहुंचता है और इल्तुतमिश से मदद की मांग करता है, लेकिन इल्तुतमिश मदद को ठुकरा देता है कि मदद नहीं करेंगे हम। और इल्तुतमिश ने यह अपने बल बुद्धि से काम लिया कि जलाउद्दीन मुगवर्नी को महल के अंदर ना तो प्रवेश करने दिया और ना ही उसकी कोई मदद की, और दिल्ली के ऊपर जो खतरा था मंगोल आक्रमणकारियों का वो उसने टाल दिया था। लेकिन भारत से मंगोल आक्रमणकारियों का खतरा तभी टला था जब जलाउद्दीन मुगवर्नी भारत छोड़कर चला गया था। ये क्वेश्चन ये एक बार फिर से देख लें, इस लाइन को फिर से आप एक बार वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। भारत से के ऊपर से मंगोल आक्रमणकारियों का खतरा तभी टला था जब जलाउद्दीन मुगवर्नी भारत छोड़कर चला गया था। यदि इल्तुतमिश जलाउद्दीन मुगवर्नी को अपने महल के अंदर मदद के लिए हाथ बढ़ा देता महल से और अपने महल के अंदर उसको ठहरा लेता, तो भाई साहब मंगोल जो आक्रमणकारी है ना वो बहुत शक्तिशाली थे, तहस नहस कर देते। तो कोई बात नहीं, ये सभी पॉइंट आप याद रखिएगा। ये जलाउद्दीन मुगवर्नी और चंगेज खां की पुत्री का प्रेम प्रसंग था। उसके बाद में इल्तुतमिश ने इसकी कोई मदद नहीं की थी, वरना दिल्ली का रुख दूसरा मिलता, सुल्तान वगैरह कौन बनता ये हम नहीं बता सकते, और बाद में पता आक्रमणकारियों के अधीन हो जाता या कुछ भी होता, लेकिन उस समय हुआ नहीं ऐसा। इल्तुतमिश ने मदद करने से मना कर दिया था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इल्तुतमिश को भारत में मकबरा निर्माण का पिता कहा जाता है। मकबरा निर्माण का पिता कहा जाता है। मकबरा नहीं, गुंबद निर्माण का पिता कहा जाता है। गुंबद निर्माण का पिता कहा जाता है किसको? इल्तुतमिश को कहा जाता है। इल्तुतमिश को गुंबद निर्माण का पिता कहा जाता है। इसके भी एक रीजन है क्यों कहा जाता है। इसका रीजन है क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका एक पुत्र था जिसका नाम था नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद जो इसका पुत्र था, इसकी किसी कारण से डेथ हो जाती है और इसका मकबरा बना दिया जाता है। कहां पर? सुल्तानगढ़ी के अंदर। सुल्तानगढ़ी के अंदर जो इसकी कब्र हुआ करती थी उसी के ऊपर इसका क्या बना दिया जाता है? मकबरा। और ऐसा बताया जाता है कि मकबरा जो निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ था वो भी कहां से हुआ था? इल्तुतमिश से ही मकबरा निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ था। यह आपने याद रखना। फिर से एक बार देखें, भारत में गुंबद निर्माण का पिता किसे कहते हैं? इल्तुतमिश को कहा जाता है। इल्तुतमिश का एक बड़ा बेटा नासिरुद्दीन महमूद जो की डेथ हो गई थी किसी कारणवश, और डेथ होने के बाद में उसकी कब्र कहां पर बना दी गई थी? सुल्तानगढ़ी के अंदर। और सुल्तानगढ़ी के अंदर जो कब्र थी उसी के ऊपर इसका मकबरे का निर्माण करवाया गया था और उस मकबरे की गुंबद बनाई गई थी। तो मकबरा निर्माण की जो कार्य शुरू हुआ था वो इल्तुतमिश से, और गुंबद निर्माण का पिता कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? इल्तुतमिश को कहा जाता है। इस इल्तुतमिश ने बदायूं में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। इल्तुतमिश है, इसने बदायूं के अंदर क्या करवाया था? जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। इस इल्तुतमिश ने नागौर के अंदर अतारकिन का दरवाजा बनवाया। अतारकिन का दरवाजा बनवाया। और इस इल्तुतमिश ने मोहम्मद गोरी की याद में दिल्ली में एक मस्जिद बनवाई। दिल्ली के अंदर एक मस्जिद बनवाई जिसका नाम क्या था? मस्जिद ए मुइज्जी उसका नाम था। ये आपने याद रखना है। ये सभी पॉइंट याद रखिएगा। गुंबद निर्माण का पिता और मकबरा निर्माण की कला का जो प्रारंभ हुआ था वो इल्तुतमिश से हुआ था। इसने बदायूं के अंदर जामा मस्जिद का निर्माण करवाया, नागौर के अंदर अतारकिन का दरवाजा बनवाया। मोहम्मद गोरी की याद में इल्तुतमिश ने एक मस्जिद बनवाई दिल्ली के अंदर जिसका नाम था मस्जिद ए मुइज्जी, जिसका नाम हुआ करता था। याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपने याद रखना, दिल्ली को राजधानी बनाने वाला प्रथम शासक कौन था? दिल्ली को राजधानी बनाने वाला प्रथम शासक हुआ करता था इल्तुतमिश। दिल्ली को जो राजधानी बनाने वाला प्रथम शासक था उस शासक का नाम क्या हुआ करता था? इल्तुतमिश। ये दिल्ली को राजधानी बनाने वाला प्रथम शासक को था। कौन? इल्तुतमिश। ये आपने याद रखना है। उज्जैन के महाकाल मंदिर को ध्वस्त करने वाला शासक कौन था? तो आपने याद रखना है इल्तुतमिश।
दिल्ली को राजधानी बनाने वाला प्रथम शासक कौन था? तो आपने याद रखना है इल्तुतमिश। उज्जैन के महाकाल मंदिर को ध्वस्त करने वाला शासक कौन था? तो आपने याद रखना है इल्तुतमिश। उज्जैन कहां पर पड़ता है? तो आपने याद रखना है उज्जैन पड़ता है कहां पर? तो ये याद रखिएगा मध्य प्रदेश में। और उज्जैन कौन सी नदी के ऊपर पड़ता है? तो आपने याद रखना है उज्जैन क्षिप्रा नदी के ऊपर स्थित है। ये आप याद रख सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है वो देखें। इल्तुतमिश प्रथम सुल्तान था जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया, उज्जैन के महाकाल मंदिर को ध्वस्त करवाया। नेक्स्ट पॉइंट देखें। इल्तुतमिश दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। इल्तुतमिश है ये दिल्ली का प्रथम सुल्तान हुआ करता था जिसने दो नदियों के बीच की भूमि को आर्थिक महत्व की दृष्टि से समझा था। या जो देखें एक बार फिर से देखें, इल्तुतमिश दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने दोआब के महत्व को समझा था। आप ये नोट कर लीजिए, दोआब के महत्व को समझा था। अब दोआब क्या है ये आपने ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा। दो नदियों के बीच की उच्च भूमि, मान लीजिए यहां से गंगा बह रही है और यहां से एक नदी बहती यमुना, और गंगा और यमुना के बीच की जो उच्च भूमि है इसको किस नाम से जानते हैं? दोआब के नाम से। तो इल्तुतमिश दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने दोआब के महत्व को समझा था और उस महत्व को समझने के बाद में उसके ऊपर कार्य भी किए थे। किसने? इल्तुतमिश ने। तो ये आप क्वेश्चन याद रखिएगा। दोआब क्या होता है? दो नदियों के बीच की उच्च भूमि दोआब कहलाती है। दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसने दोआब के महत्व को समझा था या आर्थिक महत्व की भी घोषणा की थी, तो कौन था? इल्तुतमिश हुआ करता था। नेक्स्ट पॉइंट, 1215 और 1215 से लेकर 1217 तक इल्तुतमिश के दो प्रसिद्ध प्रतिद्वंदी रहे हैं। इल्तुतमिश के दो प्रसिद्ध प्रतिद्वंदी रहे हैं जिसमें किसका नाम आता है? तो आप याद रखिएगा एल्दोज और नासिरुद्दीन कुबाचा। ये इल्तुतमिश के दो प्रसिद्ध प्रतिद्वंदी थे और ये प्रतिद्वंदी कब हुआ करते थे? 1215 और 1217 के बीच में। एल्दोज और कौन थे? नासिरुद्दीन कुबाचा हुआ करते थे। लेकिन 1215 के अंदर एल्दोज को हरा दिया किसने? इल्तुतमिश ने। ये आपने याद रखना है। 1215 में एल्दोज को हरा दिया, कुछ समय के बाद में एल्दोज की मृत्यु हो जाती है, ये आपने याद रखना है। 1217 के अंदर 1217 में नासिरुद्दीन कुबाचा से इल्तुतमिश ने लाहौर को छीन लिया था। 1217 के अंदर इल्तुतमिश ने नासिरुद्दीन कुबाचा से लाहौर को छीन लिया। लाहौर छीनने के बाद में नासिरुद्दीन कुबाचा थोड़ा सा हड़बड़ा गया था। लाहौर इसे छीन गया था, बहुत बड़ा क्षेत्र था वो छीन गया था, जिसके कारण ये कुबाचा जो है ये थोड़ा सा हड़बड़ा गया। और 1228 में इल्तुतमिश ने उच्च पर अधिकार कर लिया। और उच्च पर अधिकार करने के बाद में 1228 में इल्तुतमिश ने उच्च पर अधिकार कर लिया। और उच्च पर अधिकार करने के बाद में बिना किसी संधि के नासिरुद्दीन कुबाचा को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। देखिए एक बार फिर से करें, सोचें। 1228 में इल्तुतमिश ने उच्च पर अधिकार कर लिया और बिना किसी संधि के नासिरुद्दीन कुबाचा को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। लेकिन नासिरुद्दीन कुबाचा ने आत्मसमर्पण नहीं किया, परंतु सिंधु नदी के अंदर कूदकर आत्महत्या कर ली। तो ये सभी पॉइंट आप याद रखिएगा, जल्दी से नोट कीजिए। बहुत अच्छे पॉइंट है, अच्छे तरीके से पढ़ें, बहुत अच्छा मजा आएगा, एकदम झक्कास। नहीं, चलिए ना, नोट करें, तुरंत नोट करें। मात्र 2 सेकंड और है आपके पास में नोट करने के लिए। नोट कर ले, बहुत अच्छे तरीके से पढ़े, नोट करें। मात्र 2 सेकंड है शेष, हो गया होगा। जो रातों को जगता है वहीं कहीं ना कहीं तक पहुंचता है। ध्यान रखना, जगना पड़ेगा, आज नहीं तो कल जगना आपको ही है हर पल। कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल जगना आपको ही हर पल। चलिए, जो पहले जग गया तो जो देखिए, जो जीतेगा वो सिकंदर है, जो पहले लगेगा वो पहले ही पाएगा। समझ रहे हैं ना? तो समझते रहे। चलिए साफ कर देते हैं। उसके बाद में देखें, उसके बाद में अब हम बात करते हैं इल्तुतमिश के अंतिम समय की।
इल्तुतमिश के यदि अंतिम समय के पॉइंट की बात करें तो इल्तुतमिश का जो अंतिम समय है उसमें इल्तुतमिश एक बामियान अभियान के दौरान निकलते हैं। इल्तुतमिश अंतिम समय में, अंतिम समय तो हम नहीं कह सकते, लेकिन अभियान के दौरान उसका अंतिम समय आ गया था। बामियान अभियान के दौरान इल्तुतमिश जब जाते हैं तो उस समय वो रास्ते में बीमार पड़ जाते हैं। बामियान अभियान के दौरान जब इल्तुतमिश जाते हैं, एक अभियान जिसका नाम बामियान अभियान, और उस बामियान अभियान के दौरान आक्रमण के समय जब जाते हैं तो इल्तुतमिश रास्ते में बीमार पड़ जाते हैं, और वो बीमार जब होते बामियान आक्रमण के समय तो उसके बाद में वो ठीक हो ही नहीं पाते हैं और उसकी वो बीमारी है वो बढ़ती जाती है, और एक समय ऐसा आता है कि उसी बीमारी के कारण इल्तुतमिश की डेथ हो जाती है। क्या हो जाती है? इल्तुतमिश की डेथ हो जाती है। घटना कब की? 30 अप्रैल 1236 की। या बामियान अभियान के दौरान जाता है, बीमार हो जाता है और बीमारी बढ़ती जाती है, और उसके बाद में इसकी डेथ हो जाती है। 30 अप्रैल 1236 के अंदर इसकी डेथ हो जाती है। इल्तुतमिश की डेथ हो जाती है। अब इल्तुतमिश की डेथ के बाद में शासक कौन बनता है? तो उसमें नाम आता है रुकनुद्दीन फिरोज शाह। ये पॉइंट और पढ़ेंगे इसी वीडियो के अंदर, अच्छे तरीके से देखेंगे। चलिए, रुकनुद्दीन फिरोज शाह शासक बनता है। इल्तुतमिश की डेथ हो गई। इल्तुतमिश की डेथ के बाद में जो दिल्ली का सुल्तान बनता है वो कौन बनता है? रुकनुद्दीन फिरोज शाह। कैसे बना? रजिया क्यों नहीं बनी? किसने कहा था रजिया बननी चाहिए? रजिया किसने नहीं बनाई? ये देखेंगे। इल्तुतमिश की डेथ हो जाती है 1236 में, और 1236 में ही एक नए शासक की घोषणा कर दी जाती है, और उस शासक का नाम क्या होता है? रुकनुद्दीन फिरोज शाह उस शासक का नाम होता है। अब देखें, इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद में कौन बनता है? रुकनुद्दीन फिरोज शाह। ये रुकनुद्दीन फिरोज शाह शासक बनता है। रुकनुद्दीन फिरोज शाह 1236 में ही बना था और 1236 में ही हटा दिया गया था, वो देखेंगे। देखिए, इल्तुतमिश की जब डेथ हुई थी तो डेथ होने से पहले इल्तुतमिश ये चाहता था कि मेरे मरने के पश्चात, मेरे जाने के पश्चात सुल्तान बने, जो दिल्ली की जो सुल्तान बने वो रजिया सुल्तान बननी चाहिए। मेरे मरने के पश्चात जो भी सुल्तान बने उसमें मेरी पुत्री सुल्तान बननी चाहिए। ये वो इसलिए कह रहा था, इल्तुतमिश ये बात इसलिए कहता था क्योंकि उसके बड़े पुत्र नासिरुद्दीन महमूद की डेथ हो चुकी थी। छोटा पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह जो शासन चलाने में असमर्थ था, असक्षम व्यक्ति था, जिसको शासन का कोई ज्ञान ही नहीं था, वो इसलिए ये बात कह रहा था कि जो सुल्तान बने दिल्ली की वो कौन बने? रजिया सुल्तान बने। लेकिन रजिया सुल्तान बने या दिल्ली की कोई महिला शासिका बने, ये किसको नहीं पसंद था? तुर्क अधिकारियों को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि हमारे होते हुए दिल्ली की कोई सुल्तान महिला बन जाए। वो इस बात में अपना अपमान समझते थे। इल्तुतमिश तो चाहता था कि मेरी मृत्यु के बाद में रजिया सुल्तान बने। रजिया सुल्तान इसलिए चाहता था वो क्योंकि उसके बड़े पुत्र जो शासक था, अच्छा बढ़िया जो पढ़ा हुआ था, बढ़िया उसको ज्ञान था शासन के बारे में, वो चाहता, लखनौती का शासक वो ये चाहता था कि नासिरुद्दीन महमूद की डेथ हो चुकी है और छोटा पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह, इसको ज्ञान ही नहीं है किसी बात का, तो सुल्तान रजिया बननी चाहिए। लेकिन रजिया के बारे में सुल्तान बनने का प्रथम विचार ही त्याग दिया जाता है उसकी मृत्यु के बाद में, क्योंकि जो तुर्क अधिकारी थे वो ये चाहते थे कि हमारे रहते हुए दिल्ली की कोई महिला सुल्तान नहीं बन सकती। क्यों नहीं बनने चाहते? क्योंकि वो तुर्क अधिकारी इसे अपना, मतलब एक तरीके से कुछ भी समझ लिए, अपना अपमान समझते थे। तुर्क जो अधिकारी थे वो अपना अपमान समझते कि हमारे रहते हुए जो 40 दल था, चहलगानी दल था जिसके अंदर 40 व्यक्ति थे, वो अमीरों का दल था, वो अपना अपमान समझता था इसके अंदर। और उन तुर्क अधिकारियों की मदद से और शाह तुर्कन की मदद से और इक्तेदारों की मदद से शासक बना दिया जाता है। किसको? रुकनुद्दीन फिरोज शाह को शासक बना जाता है। रुकनुद्दीन फिरोज शाह को शासक बना दिया, रजिया सुल्तान नहीं बनी। लेकिन रुकनुद्दीन जब फिरोज शाह शासक बनता है वो किसके प्रयासों से बनता है? तुर्क अधिकारी शाह तुर्कन कौन आ गई? तो इल्तुतमिश की वाइफ का नाम है भाई, रुकनुद्दीन फिरोज शाह की माता का नाम है, मतलब रजिया सुल्तान की माता का नाम है, और नासिरुद्दीन महमूद की माता का नाम है, इल्तुतमिश की वाइफ का नाम है शाह तुर्कन। तुर्क अधिकारी शाह तुर्कन और इक्तेदारों की मदद से फिरोज शाह को शासक बना दिया गया। फिरोज शाह दिल्ली का सुल्तान बन गया 1236 में, लेकिन यह नामात्र का सुल्तान था। वास्तविक जो सत्ता है वो किसके हाथों में चली गई थी? तो वास्तविक सत्ता वो शाह तुर्कन के हाथों में चली गई थी।
वास्तविक सत्ता है ये किसके हाथों में चली गई थी? शाह तुर्कन के हाथों में चली गई थी, उसकी माता के हाथ में चली गई थी। और शाह तुर्कन तो एक क्रूर महिला थी, याद रखिएगा, एक क्रूर महिला थी, याद रखिए, क्रूर महिला हुआ करती थी शाह तुर्कन। इसने इल्तुतमिश के सबसे छोटे पुत्र या अपने सबसे छोटे पुत्र कुतुबुद्दीन को अंधा करवाकर उसकी हत्या करवा दी थी। कुतुबुद्दीन को अंधा करवाकर हत्या करवा दी थी। धीरे धीरे शासन ढीला पड़ने लगा था, समय बढ़ता गया और शासन कौन चला रही थी? शाह तुर्कन। और धीरे धीरे शासन ढीला पड़ता गया था, राज्य के अंदर अव्यवस्था फैल गई थी, राज्य के अंदर अत्याचार बढ़ने लगे थे, लोगों के अंदर असंतोष बढ़ने लगा। क्यों? क्योंकि फिरोज शाह को शासन चलाना आता ही नहीं था और वास्तविक सत्ता शाह तुर्कन के हाथों में थी। और फिरोज शाह तो है ना, ये जो फिरोज शाह है ये तो अपने भोग विलास में पूरे दिन रहता था, आराम से भोग विलास में डूबा रहता था। मतलब इसने तो शासन से कोई मतलब ही नहीं था। भोग विलास में आज दिल्ली के अंदर है तो कहीं कल और किस तरफ निकल गया, पूरे दिन भोग विलास में अपने आराम से रहना। शासन चलाती थी वो इसकी माता शाह तुर्कन चलाती थी, याद रखिए। ये तो नामात्र का सुल्तान बता था, लेकिन ये भोग विलास के कारण कहीं पर बाहर गया हुआ था। कौन? फिरोज शाह भोग विलास के कारण कहीं पर भाग गया हुआ था। अब इस बात का पता जब रजिया सुल्तान को चलता है कि फिरोज शाह दिल्ली के अंदर नहीं है, तो उसकी अनुपस्थिति का फायदा उठाकर नमाज के अवसर पर लाल वस्त्र धारण करके, लाल वस्त्र से समझना आपने, न्याय की मांग के लिए लाल वस्त्र धारण करते थे। न्याय की मांग के लिए लाल वस्त्र धारण करके रजिया सुल्तान जनता के सम्मुख पेश होती है। देखिए, फिरोज शाह की अनुपस्थिति में, दिल्ली में अनुपस्थिति के कारण रजिया सुल्तान नमाज के अवसर पर लाल वस्त्र धारण करके न्याय की मांग करने के लिए जनता के सम्मुख पेश होती है और शाह तुर्कन के अत्याचारों और राज्य के अंदर जो अव्यवस्था फैली है उसका बखान करती है। कौन करती है बखान? तो रजिया सुल्तान बखान करती है और ये आश्वासन देती है कि यदि मैं सुल्तान बनी ना, रजिया कहती है यदि मैं सुल्तान बनी तो राज्य में सबसे अच्छे अच्छे कार्य होंगे। राज्य की जो अव्यवस्था है, राज्य के अंदर जो असंतोष फैला है, राज्य के अंदर जो अत्याचार हो रहे, इनको सबको समाप्त कर दिया जाएगा। जब रजिया सुल्तान ये अच्छे अच्छे भाषण दे रही थी, अच्छे अच्छे स्पीच दे रही थी, तो ये बातें अमीर तुर्कों को, जो चालीसा दल था, जो चहलगानी दल था, अमीर वर्ग के जो तुर्क थे या तुर्की जो अधिकारी थे, उनको ये बात पसंद आती है और उनके साथ में ये बात जनता को भी पसंद आती है। और वहां से जिस भीड़ के सामने इन्होंने ये बातें रखी थी, वो भीड़ राजमहल की तरफ कूच करने लगती है और जब राजमहल की तरफ कूच करने लगती है, राजमहल पहुंचती है तो राजमहल के ऊपर आक्रमण कर देती है भीड़। और जैसे ही भीड़ आक्रमण करती है, शाह तुर्कन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये जो शाह तुर्कन है, इस शाह तुर्कन को गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद में इसकी हत्या कर दी जाती है। जब ये बात फिरोज शाह को चलती है, फिरोज शाह भोग विलास में बाहर था, दिल्ली से बाहर था, जब ये बात फिरोज शाह को चलती है कि दिल्ली की सत्ता पर रजिया सुल्तान बैठ गई है और वहां की जनता ने रजिया को सुल्तान बनाया है और वहां के जो तुर्की अधिकारी थे वो इनकी बातों से प्रभावित हो गए, उन्होंने इसको सुल्तान बनाया है, तो फिरोज शाह दिल्ली की तरफ कूच करता है। और जब फिरोज शाह दिल्ली पहुंचता है तो फिरोज शाह को कैद कर लिया जाता है और फिरोज शाह की हत्या कर दी जाती है। और नवंबर 1236 के अंदर दिल्ली की गद्दी के ऊपर बैठती है भारत की प्रथम और अंतिम महिला शासिका रजिया सुल्तान। भारत की प्रथम और अंतिम महिला शासिका कौन? रजिया सुल्तान। दिल्ली की गद्दी के ऊपर कब बैठती है? नवंबर 1236 के अंदर। बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है, बहुत अच्छे तरीके से आपको याद होना चाहिए। एकदम बेहतरीन तरीके से हमने ये सभी पॉइंट पढ़े हैं। आशा करते हैं, आशा नहीं अभी तो पूर्ण विश्वास भी है आपके ऊपर कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। सभी पॉइंट हमने क्लियर किए हैं। रजिया सुल्तान कैसे बने, इल्तुतमिश ने क्या क्या कार्य किया था, किस लिए प्रसिद्ध था, ये सभी पॉइंट आपको पसंद आए होंगे। और यदि आपको ये पॉइंट पसंद आते हैं तो बस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए। यदि वीडियो अच्छी लगे तो शेयर अवश्य करें। आप कुछ भी कर सकते हैं, ये तो एक शेयर की बात है। वीडियो को अवश्य शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में पहुंचाएं। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच चुके। धन्यवाद, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद।